नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। हम लोग सॉल्व कर रहे थे डी ट्रिपल एस बी के तहत पीजीटी भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को, जो कि जिसकी परीक्षा जो है आपकी 11 जुलाई को संपन्न हुई थी। तो अभी तक दो वीडियोस में हम लोगों ने टोटल 130 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ज्योग्राफी विषय से इस प्रश्न पत्र में कुल 180 प्रश्न पूछे गए थे और 20 प्रश्न जो है आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से थे, जो कि लास्ट सेक्शन में थे। तो आइए देख लेते हैं कि 131 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस देश में अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई। ऑप्शन दिए हुए हैं रूस, बांग्लादेश, चीन, भारत। तो आपका जो उत्तर है वो आपका है चीन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 12 नंबर कि इन ए विलेज द नेट कल्टिवेटेड एरिया इज 1000 हेक्टेयर्स and the cropped area is 350 hectares and 550 hectares in the Rabi and Kharif seasons respectively. What would be the agricultural intensity of the village? आपसे पूछा गया है तो टोटल जो आपका नेट कल्टिवेटेड एरिया है वो 1000 हेक्टेयर है और ये टोटल रबी और खरीफ का मिला के आपका हो जाएगा कितना 900 हेक्टेयर। ठीक है, तो आपका 900 हेक्टेयर 1000 का कितना हुआ 90% हुआ, तो 90% आपकी क्या हो गई एग्रीकल्चर इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, 900 हेक्टेयर्स मतलब कि आपका क्रॉप्ड एरिया अपान नेट कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, तो आपका जो है हो गया 900 अपान 1000 इंटू 100। ठीक है, तो आपका ये 90% हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें से सही कथन मतलब कथन और कारण दिए हुए हैं और दोनों कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन दिया हुआ कि प्रवासन का आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा दिया हुआ कि प्रवसन आयु चयनात्मक को ध्यान में रख देता है, जिसका अर्थ यह है कि 15 से 30 वर्ष की आयु का समूह लोग छोटी तथा बड़ी आयु के समूह की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। तो सही है, दोनों कथन सही हैं और जो दूसरा कारण है वो पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 14 नंबर कि रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं मिक्स्ड ट्रैफिक का, या लैक ऑफ चेक पोस्ट का, या स्कार्सिटी ऑफ मैन पावर का, या एक्सेसिव साइड एमिनिटीज का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिक्स्ड ट्रैफिक का। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि एक तरफ जो है कृषि क्रांतियों के नाम दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ वो किस फील्ड से संबंधित है वो आपका दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो आप मिला लीजिए, आसान है मिलाने के लिए। क्या मिलाना है कि आपकी जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आपकी संबंधित है मछली पालन से। ठीक है, जो सिल्वर क्रांति है या चांदी क्रांति है वो आपकी किससे है, कुक्कुट और अंडे पालन से। और जो काली क्रांति है वो आपकी है पेट्रोलियम उत्पादन से, और पीली क्रांति आपकी जो है तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको मिला लेंगे और उत्तर का चयन कर लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन दिए हुए चीन, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चीन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि शहरी आकारिकी मॉडल संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेटा जोन। तो अब स्ट्रेटा थ्योरी जो आपकी दी गई है, ऑप्शन दिए हुए उलमैन द्वारा, बर्गेस द्वारा, हुमर हाइट द्वारा, या रॉबर्ट पार्क के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है E.W. वर्गीस के द्वारा संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत दिया गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आइसलैंड, नॉर्वे, भारत, कनाडा, आइसलैंड, कजाकिस्तान, ब्राजील, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कि दक्षिणी कोरिया, जापान, उज्बेकिस्तान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जननांगी संक्रमण के साथ होता है। तो ये आपका कथन सही है। इस सिद्धांत के को W.S. थॉमसन तथा फ्रैंक W. न्यूट्रिस्टीन द्वारा इसके मूल रूप में प्रवेश किया गया। तो ये भी सही है आपका। तीसरा है कि जननांगी संक्रमण का पहला चरण घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर को पहचाना जाता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जननांगी संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर होता है। और जो चौथा ऑप्शन उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि मृत्यु दर में गिरावट
उर्वरता में गिरावट से पहले आती है, आपका सही है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ द रूरल सेटलमेंट इज फाउंड इन एशिया, मतलब एशिया में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सेमी स्प्रिंकल्ड, दूसरा है सेमी कॉम्पैक्ट, तीसरा है डिस्पर्ड और चौथा है आपका कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट मतलब सघन आपकी बस्तियां पाई जाती हैं, आपका सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अब हम लोग डिसिप्लिन 8 में जा चुके हैं। ठीक है, अब हमको 40 प्रश्न और बचे हुए हैं जो भूगोल विषय से पूछे गए, उनको भी देख लेते हैं कि गतिविधि की गति के आधार पर किस खतरे को धीमा आक्रामक आक्रमण कहा जाता है, मतलब कि जो धीमा आक्रमण खतरा माना जाता है, ऑनसेट खतरा माना जाता है, वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए सूखा, लावे का प्रवाह, सुनामी, टॉर्नेडो। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सूखा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 20 दो मतलब कि वो पूछा गया है कि भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप या इलास्टिक रिबाउंड थियरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं हेनरी रिचर्ड रीड या बेट्स के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है वो एच.एफ. रीड द्वारा इलास्टिक रिबाउंड थियरी दी गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कैरिबियन सागर में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पेली विस्फोट किस वर्ष हुआ था, जिसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए थे। ऑप्शन दिए हुए 1902, 1940, 1915, 1935। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1902। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ये हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी इम्पेटस टू द रिवाइवल ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रेकअप ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर्स, इमरजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल स्टेट्स, तीसरा है एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चौथा है मोर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिफोर द वर्ल्ड वार। तो आपका जो आपका नहीं है वो है आपका है एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर की एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूमि से घिरा हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो आपका सही उत्तर है आपका उज्बेकिस्तान, ये स्थलबद्ध देश है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल के विद्यालयों में एक संभववाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि यह सिद्धांत मनुष्य को पर्यावरण के एक सक्रिय एजेंट के रूप में मानता है। तो ये आपका सही है। दूसरा है विडाल डी लाब्लास संभववाद के प्रमुख जो है कट्टर समर्थक थे, ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका कि 1920 के दशक में टेलर द्वारा संभववाद की अवधारणा को सामने रखा गया, ये आपका गलत है। टेलर द्वारा न रख करके विडाल डी लाब्लास द्वारा रखा गया, ब्रूंज के द्वारा रखा गया। तो टेलर ने नवनियतिवाद दिया था, ना कि संभववाद दिया था। ठीक है, तो आपके केवल 1 और 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फ्लड। बाढ़ का कौन सा निम्नलिखित में से एक कारक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं हाईली साइनस एंड मिएंडर कोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, तो दूसरा है आपका विंड शेयर इन द वर्टिकल, तीसरा है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, चौथा है फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो आपका जो विंडी शेयर इन द वर्टिकल है वो आपका बाढ़ का कारण नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर जो 8वीं यूनिट का कि भारत के चक्रवात के इतिहास में सबसे शक्तिशाली चक्रवात जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपका उत्तर सही है आपका कौन सा, उड़ीसा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से एक नहीं है। ऑप्शन दिए हैं सांस्कृतिक तत्व, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा अवकाश या सामाजिक व्यवस्था। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सांस्कृतिक तत्व। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य से होती है। ऑप्शन दिया 50% से अधिक, कम, 75% से कम, 45% से अधिक या 85% से अधिक। तो आपका 75% से कम सामान्य से जब वर्षा होती है तो वो सूखाग्रस्त होता है क्षेत्र। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न में वैश्विक रणनीतियों की सूची एक में दिया हुआ है और दूसरे में विद्वानों के नाम दिए हुए हैं और उनको आपको मिलाना है। तो आपको मालूम होगा कि रिमलैंड जो सिद्धांत है किसने दिया था, रिमलैंड। तो रिमलैंड सिद्धांत आपका जो है किसने, स्पाइकमैन ने महोदय ने दिया था। हार्टलैंड सिद्धांत किसने दिया था, वो आपका हल्फोर्ड मैकिंटर ने दिया था। समुद्र शक्ति सिद्धांत या अवधारणा, सी पावर अवधारणा किसने दिया था, वो आपकी A.T. महान महोदय ने दिया था। वायु शक्ति सिद्धांत या एयर पावर कॉन्सेप्ट जो दिया था वो अलेक्जेंडर PD सेवरस्की ने दिया था। आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि यदि ABC क्षेत्रीयता के कार्य हैं
जहां ए का अर्थ क्षेत्र तक पहुंच पर नियंत्रण लागू करने के लिए है, बी का अर्थ शक्ति को मृत रूप देना है तथा सी का अर्थ प्रभुत्व के सामाजिक संबंध से ध्यान हटाने के लिए है। तो क्षेत्रीयता के निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियों को सही ढंग से परिभाषित किया गया है? आपके जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि सामाजिक प्रतिद्वंद अस्पष्ट हो गया है ए तथा सी के लिए, नियंत्रण की कुशल अवधि ए बी सी के लिए, और फूट डालो और शासन करो बी के लिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि 1 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, केवल 1 सही। तो आपका 1 नंबर जो स्टेटमेंट है कि सामाजिक प्रतिद्वंद अस्पष्ट हो गया है, ए तथा सी वाला, ये आपका सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड डैश 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 तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध है। ऑप्शन दिया हुआ भूमध्य सागरीय अफ्रीकी राज्य, दूसरा है एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य, तीसरा है उत्तरी पूर्वी भारत, चौथा है मंगोलिया में चीनी रूसी सीमा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री मेकिंग, मतलब कि जो भौगोलिक सीमा निर्धारण होता है उसमें अंतिम अवस्था किसमें होती है, किसे कहा जाता है? डिलिमिटेशन को, डिमार्केशन को, आइडेंटिफिकेशन को, या नेगोशिएशन को। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डिमार्केशन, मतलब सीमांकित करने को। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में सीमा रेखा है? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में, भारत चीन में, जर्मनी फ्रांस में, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया में। तो आपका सही उत्तर है आपका फ्रांस तथा भारत तथा चीन के बीच में। ठीक है। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि कनाडा तथा आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में संयुक्त जो सीमा रेखा बनाती है कितने डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच में जो सीमा रेखा किसको विभाजित करती है। तो आपसे और भी पूछे जाते हैं कि उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम किसको विभाजित करती है। तो इस तरह से आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्षांशों के आधार पर सीमाओं को विभाजित किया गया। कई कुछ प्राकृतिक सीमा है तथा कुछ मैन मेड है, तो उनको आपको देख लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यह कथन की राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयता स्थापित करने पर ध्यान देती हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन दिए हुए स्टुअर्ट मिल, कोहन, नेबुहर, या देउत्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कोहन। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संचयी वायुमंडलीय आपदा की श्रेणी में आता है? ऑप्शन दिया हुआ परमाणु युद्ध, गर्म तरंगे, भूकंप, सुपोषण। आपका जो सही उत्तर है वो है आपका गर्म तरंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि Gx किसी राज्य का जी स्केल मान है तो दिए गए सूत्र में Rx क्या दर्शाता है? तो Gx इक्वल टू लॉग Ga अपान Rx। ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी का क्षेत्रफल, देश का क्षेत्रफल, या राज्य के जनसंख्या का आकार। तो आपका सही उत्तर है देश का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात की आंख के अभिलक्षणों में से एक नहीं है? ऑप्शन दिए हैं बारिश की कमी, दूसरा है अत्यधिक नम होती हैं, तीसरा है आमतौर पर सूखी होती हैं, चौथा है आपका पवन क्षीण होता है। तो चक्रवात की आंख के संबंध में जो सही नहीं है वो है अत्यधिक नम होती हैं, क्योंकि वहां नम होता ही नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि द कंसिडरेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप टू ए पर्टिकुलर डिजास्टर इज। ऑप्शन दिए हुए हैं फिजिकल वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी, ग्लोबल वल्नरेबिलिटी और रीजनल वल्नरेबिलिटी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सोशल वल्नरेबिलिटी। अगला जो प्रश्न है और अंतिम डिसिप्लिन का जो पार्ट है, मतलब कि 9वीं डिसिप्लिन का जो प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्न है, उसके बाद भूगोल के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका रिसर्च मेथोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न है। तो जो प्रश्न पूछा गया कि अल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए निरंतर वर्षण, समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि, लवणता की मात्रा में कमी, ठंडे पानी की धाराएं। तो आपका सही उत्तर है समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किसी पौधे के सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा मान संख्या क्या होती है? ऑप्शन दिए 15 से 20, 10 से 15, 6 से 10, या 0 से 5। तो आपका सही उत्तर है 6 से 10। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड। ऑप्शन दिए मिनरोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एग्रीकल्चर, या पेट्रोलॉजी। तो आपका सही उत्तर है ओशिनोग्राफी में, मतलब कि समुद्र विज्ञान में। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स स्पेसिफिकली यूजेस द न्यूमेरिकल डेटा टू प्रिपेयर द थीमेटिक मैप्स। ऑप्शन दिए हैं डॉट मेथड, सिंबल मेथड, शेडिंग मेथड और टिंट मेथड।
तो आपका जो न्यूमेरिकल मेथड है वो आपका डॉट मेथड होना चाहिए। आपका जो है शेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है जो DSSB की आपके आंसर की आई है कि होना आपका डॉट मेथड हो चाहिए। अगला जो प्रश्न दिया हुआ कैडेस्ट्रल मानचित्र को निरूपित करने वाला मानचित्र है। ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी की सतह के अभिलक्षण, दूसरा है भूसंपत्ति या भूमिखंड या भूखंड, तीसरा है विश्व के अत्यधिक सामान्यीकृत मानचित्र, चौथा है पृथ्वी की सतह के सांस्कृतिक परिदृश्य। तो जो कैडेस्ट्रल मैप है या भूसंपत्ति मानचित्र है वो आपका जो है भूसंपत्ति या भूमि के खंड या भूखंड को दिखाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं पोलन ग्रेन्स, एरोसॉल सूट्स और ग्लिसरॉल। तो आपका ग्लिसरॉल जो है पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुणों में से एक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये यथाकृतिक प्रक्षेपण नहीं होते हैं, दूसरा है मानक समानांतर के साथ स्केल सही होता है, दूसरा है सभी समानांतरक संकेंद्रित वृत्तों के चाप होते हैं, चौथा है कि ध्रुव को एक चाप या बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो पहला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द सेंसर रिमोट सेंसिंग इज एबल टू डिटेक्ट इवन स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन दिए हुए हैं कि व्हेन द रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इज हायर, दूसरा है व्हेन द स्पेशियल रेजोल्यूशन इज हायर, व्हेन स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन रिकॉर्डेड इन द स्पेसिफिक वेवलेंथ, और चौथा है आपका व्हेन टेम्पोरल रेजोल्यूशन इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि पहला होगा जिसमें आपका रेडियोमेट्रिक जो रेजोल्यूशन वो ज़्यादा हो, या फिर आपका जो है स्थानिक जो रेजोल्यूशन वो ज़्यादा हो, या फिर आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जो है किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ में रिकॉर्ड हो, या फिर टेम्पोरल रेजोल्यूशन सेम हो सभी ऑब्जेक्ट का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि स्पेशियल रेजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आपसे कि विच मेथड कैन बी इफेक्टिवली यूज टू हैंडल द पर्टिकुलर मैटर स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर। मतलब 1 माइक्रोमीटर से अगर कम है तो उसको हैंडल करने के लिए कौन सी मेथड उपयोगी है। ऑप्शन दिया हुआ वेट स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तीसरा है बैग फिल्टर और चौथा है कंबक्शन मॉडिफिकेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2 नंबर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि जिसमें लिस्ट को आपको मिलाना है, और आपसे जो लिस्ट मिलाना है उसमें एक तरफ जो है आपके दिए हुए हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशंस दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है साइनिंग ईयर्स दिए हुए हैं। अब आपको उसमें आपको मिलाना है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1947 में। यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट अर्थ समिट जो हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट समिट जो हुआ था वो आपका 1979 में हुआ था, और 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज COP10 जो हुआ था वो आपका 2004 में हुआ था। तो आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक लघुमान मानचित्र है, मतलब कि स्मॉल स्केल मानचित्र है। ऑप्शन दिया बस्ती मानचित्र, भूमि पार्सल मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र या एटलस मानचित्र। तो आपका जो उत्तर है वो आपका है एटलस मानचित्र। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि झील के पानी में किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ऑप्शन दिए हैं आर्सेनिक, सोडियम फ्लोराइड, एस्बेस्टस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एस्बेस्टस की वजह से। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि द पुश ब्रूम स्कैनिंग ऑपरेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट। इस सैटेलाइट में सबसे पहले जो है पुश ब्रूम जो स्कैनिंग सिस्टम है वो यूज हुआ था। ऑप्शन दिए हैं स्पॉट 1, भास्करा 1, लैंडसेट 1 या टाइटस 1। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है स्पॉट 1, ये जो आपका फ्रांस का सैटेलाइट है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि आपका संपोषणीयता का कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन दिए हैं इकोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा है मीटिंग फेवरेबल इकोलॉजिकल डिमांड्स, तीसरा है मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, चौथा है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो आपका जो मीटिंग फेवरेबल इकोलॉजिकल डिमांड्स है वो सस्टेनेबिलिटी का जो है एक एट्रीब्यूट नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अधिकतम ओजोन घनत्व की ऊंचाई में पाया जाता है। ऑप्शन दिए 20 से 25, 30 से 35, 50 से 65 या 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। तो ज़्यादातर जो किताबों में आपको मिलता है वो 20 से 35 किलोमीटर मिलता है, लेकिन जो दिए गए विकल्प हैं उनमें 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के हिसाब से सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था। ऑप्शन दिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, स्टाइरीन, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड,
और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपका जो सही उत्तर वो है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नदी के पानी के बिंदु प्रदूषण के निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन मतलब कि आपका जो पॉइंट सोर्स है वो कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि शहरी मलजल नालियां, या वर्षा के कारण पिघल रही बर्फ, तीसरा है वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन, कृषि क्षेत्र से प्रदूषकों का निर्वहन। तो जो पॉइंट सोर्स है वो आपका कौन सा है, वो है आपका शहरी मलजल नालियां। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि एक प्रकार का दंड आरेख जिसमें कुल मान के विभाजन को दर्शाने के लिए स्तंभों को खंडों में विभक्त किया जा सकता है और कहलाता है। ऑप्शन दिए हैं युग्मित दंड आरेख, तुलनात्मक दंड आरेख, मिश्रित या कंपाउंड दंड आरेख, या विचलन दंड आरेख। तो एक ही अगर कोई दंड है तो उसमें अगर कई पार्ट्स में उसको दिखाया गया है तो वो आपका मिश्र या कंपाउंड दंड आरेख कहलाता है। 19 नंबर प्रश्न जो है आपका जो 9th सेक्शन उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत के समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं महाद्वीपीय हिमनदों का पिघलना, दूसरा है समुद्र के स्तर में वृद्धि, तीसरा है वर्षा का स्थिर पैटर्न, और चौथा है परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों का विगलन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका वर्षा के स्थिर पैटर्न। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि भारत में गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि को गरीबी के कारणों में से एक रूप में पहचाना जा सकता है। दूसरा दिया हुआ कि भारत सरकार ने लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया। तीसरा है कि गरीबी को उन्मूलन करने के लिए सन 2001 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP अपनाया गया था। तो आपका जो शुरुआत के दो हैं वो आपके जो है सही है। अब IRDP जो कार्यक्रम है वो गरीबी को उन्मूलन के लिए 2001 में नहीं अपनाया गया, कब अपनाया गया वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो इस हिसाब से आपने जल्दी जल्दी देख लिया कि जो आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न किस प्रकार के DSSB में पूछे गए। हमने 3 वीडियोस में करके कुल 180 प्रश्नों को भूगोल से सॉल्व किया है। अब जो है जो लास्ट सेक्शन है उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है। तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको अलग सेक्शन में एक वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। धन्यवाद।